हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, रेस्ट में होगा। कब? जब इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, और नहीं तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इस पे हमने एक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किया था। आइए उस पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल देखो। ये क्या है, स्फीयर है। स्फीयर के टॉप पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या m है। ठीक है, अब क्या किया गया, स्फीयर को क्या किया गया, जेंटली क्या किया गया, हॉरिजॉन्टली पुश कर दिया गया। तो जब पुश किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, राइट जाएगा, राइट जाएगा। उसके बाद हो सकता है कहीं से कांटेक्ट क्या होगा, छोड़ देगा। ठीक है, तो अब जब यहाँ से ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो स्फीयर है वो क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। समझ में आया ना, क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। और हम इसके रोटेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। समझ में आया ना, हम क्या है, स्फीयर के रोटेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है तो हम बेटर क्या है, इसको हेमिस्फीयर भी कंसीडर, आप इसके रोटेशन को मत कंसीडर करना। जिससे रोटेट नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। समझ में आई बात, ये ध्यान देना। तो जब क्या होगा, ब्लॉक जब एंगुलर पोजीशन थीटा वर्टिकल के साथ आ रहा है, उस सिचुएशन में स्फीयर जो होगा वो पीछे कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वही अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आई मीन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्फीयर व्हेन द ब्लॉक रीचेस एट एन एंगुलर पोजीशन थीटा एज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले देखो क्या है, जब ये ब्लॉक टॉप पे है तो देखो तो कोई सिस्टम पे नेट फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, और सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा तो चेंज इन क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ये चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, किधर नेट फोर्स नहीं लगेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स सी ओ एम जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एक्स सी एम जीरो लिखोगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि m1 x1 प्लस क्या होगा, m2 x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से इसका मास दिया रहेगा, इसका मास क्या m है, तो हमने यदि लिखा कि कैपिटल M x1 प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल m x2 इक्वल टू जीरो, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या होगा, कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा, x2। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यदि स्मॉल m आई मीन ब्लॉक जो है वो क्या है, राइट जाएगा, तो स्फीयर जो होगा क्या होगा, लेफ्ट मूव करेगा। समझ में आई बात। अब अपने को क्या है, x2 यदि मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या, यही होगा ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ट्रिक भी बताया था यार, लेकिन हम वहां आते हैं। अब देखो स्फीयर की रिस्पेक्ट में, स्फीयर की रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, देखो तो स्फीयर की रिस्पेक्ट में वो कितना हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ये मूव करेगा ना, r sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, xb माइनस क्या होगा, xs। xb हमने क्या माना है, ब्लॉक का क्या माना है, क्या कंसीडर किया है, x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2, नहीं x1 नहीं, x2 सॉरी, x2 हमने कंसीडर किया है, x2 माइनस क्या हो गया, x1। ये क्या दिया हुआ है, देखो r sin थीटा। अपने को क्या चाहिए, x1 चाहिए, तो x2 का वैल्यू हम रख दें। देखो ध्यान से, यहाँ से हम लिख सकते हैं r sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1। तो r sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2। x2 का देखो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, दोनों से क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो लिखोगे x1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस m अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू r sin थीटा। ठीक है, समझ में आई बात, प्लस क्या होगा, x1 इधर लिख लो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, x1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल M
ठीक है, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एम आर साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल एम। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x1, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ देखो, माइनस एम आर साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल एम प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल। ये ट्रिक भी बताया था यार, क्या बताया था याद आया क्या, कि एक्स सी ओ एम एक्स कितना होगा देखो, तो क्या बताया था, माइनस एम इंटू एक्स रिलेटिव डिवाइडेड बाय क्या होगा स्मॉल एम, लिखो स्मॉल एम प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल एम। एक्स रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव कर रहा है, वाई रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस में वो कितना स्फीयर के रिस्पेक्ट में क्या है मूव कर रहा है। तो यदि आप इस टाइप का प्रॉब्लम देखोगे तो आप आसानी से इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है, ट्रिक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो, मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट वो कितना रिलेटिव डिस्टेंस मूव कर रहा है। जैसे प्लैंक वाला मैंने क्वेश्चन बताया था कि एक प्लैंक है, एक लड़का है जो वन एंड पे खड़ा है और चलते हुए दूसरे एंड पे जा रहा है, तो ऑफकोर्स जब दूसरे एंड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लैंक जो होगा वो क्या होगा, मूव करेगा। उस सिचुएशन में मूव कौन कर रहा है, प्लैंक पे यार लड़का मूव कर रहा है, तो यहाँ मास किसका लेंगे, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। प्लैंक पे जब वन एंड से अदर एंड जाएगा, यही प्लैंक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, एल, तो यहाँ हम एल लिखेंगे डिवाइडेड बाई क्या होगा टोटल मास। तो यदि आपको ट्रिक याद है तो आपको ये सब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख डालेंगे। ठीक है, यदि वेलोसिटी कोई पूछे तो हम यहाँ वेलोसिटी बता सकते हैं कि कितना होगा, माइनस एम वी रिलेटिव अपॉन क्या होगा स्मॉल एम प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल एम, जैसा कि मैंने इसके पहले क्लास में बताया था। ठीक है, अब थोड़ा हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में भी देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। हालांकि मैंने एनएलएम में पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन यहाँ उससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। देखो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे कोई भी बुक, तुम अभी सेंटर ऑफ मास मैंने शुरू किया है, 7-8 आई थिंक 9-10 लेक्चर हो गए, तो आप एच.सी. वर्मा का बुक उठाइए, उसमें सेंटर ऑफ मास से जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर जाइए। पहले एच.सी. वर्मा हो जा रहा है अच्छे से, उसके बाद दूसरा बुक देखो, तब कॉन्फिडेंस आएगा। तुम लोग यदि मेरा लेक्चर अभी देख ले रहे हो और प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। उससे बेटर है कि लेक्चर नहीं देखें, लेक्चर देखें, देखने के बाद आपका क्या होना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ सम, मैं ही नहीं बोल रहा कि 20 करो 30 करो, ऐसा नहीं है, 5 तो न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट कर सकते हो, सो दैट आज आपने क्या पढ़ा उस पॉइंट पे 5 से 7 न्यूमेरिकल करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बाद में चीज़ें समझ में आएगी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा सिस्टम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि देखो क्या देखा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो यहाँ सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने बताया था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, एम, एम क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी सी ओ एम, ठीक है, डी टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम डी, ठीक है, वी सी ओ एम डी टी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, डी ऑफ क्या लिख सकते हैं, एम वी सी ओ एम डी टी, और इसको लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन क्या होगा, डी टी। दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द क्या होगा, ये ऑलरेडी हमने देखा है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द क्या होगा सिस्टम।
ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द क्या होगा सिस्टम, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द क्या होगा सिस्टम। ठीक है, अब यदि हम कंसीडर कर लें कि इफ क्या होगा, इफ एफ एक्सटर्नल आई मीन सिग्मा एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, सिग्मा एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं देन क्या लिख सकते हैं, देन यहां से बताओ dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि p जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई बात, p क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा p जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देन linear momentum of the system of particle will be always zero. Linear momentum of the system of particles will be क्या होगा, always zero. देखो एक टर्म होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें कंसीडर कर रहे हैं कि मास ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिस्टम है उसमें ड्यूरिंग आवर ऑब्जर्वेशन मास जो है न इंटर कर रहा है, न सिस्टम से बाहर जा रहा है, न सिस्टम के अंदर जा रहा है। आई मीन सिस्टम का जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होगा, जीरो। कभी भी आपसे पूछा जाए क्लोज एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि देखो मैं आइसोलेटेड हूं, नहीं होता है कि रूम में हमने क्या किया, किसी को आइसोलेट कर दिया, बंद कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि वो हम लोगों से क्या हुआ, आइसोलेट हो गया। हम लोग से जो है वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज नहीं कर सकता है। उसी तरह क्या होता है कि सिस्टम आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि सिस्टम का जो इंटरेक्शन होगा सराउंडिंग से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई मीन नेट फोर्स जो हो जाएगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द क्या होगा, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्लोज का मतलब क्या हुआ, मास कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ क्लोज एंड क्या होगा, एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज क्या होगा, कंजर्व। समझ में आया ना, इसका मतलब सिंपल, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। बात समझ में आया कि क्या होगा, नेट लीनियर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब कभी कभी क्या होता है कि देखो यहाँ क्या है, फोर्स जो है ये तुमको ध्यान देना है। देखो लीनियर मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो एफ एक्स सिग्मा ऐसे लिख सकते हैं, क्या इज इक्वल टू dpx dt ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे x कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होगा, dpx अपॉन क्या होगा, dt। x कंपोनेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसी तरह लिख सकते हैं सिग्मा fy इज इक्वल टू, देखो यहाँ मैं जो फोर्स लिख रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स लिख रहा हूँ, dpy अपॉन क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली dpz अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा fz। ये तुमको समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम
along x एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ कि x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम along x एक्सिस is equal to x component of all the external force, यही होगा ना। उसी तरह हम लिख सकते हैं कि टोटल y component of all the forces is external forces is equal to क्या होगा, rate of change in linear momentum along y axis, and similarly इसको क्या बोल सकते हैं कि sum of z component of all the forces is equal to क्या होगा, rate of change in linear momentum along z axis। इसका मतलब ये हुआ, इससे अपने को क्या मालूम चल रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में यदि फोर्स नहीं लग रहा है तो उस डायरेक्शन में सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इवन दो अलग लीनियर मोमेंटम क्या है, चेंज हो रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में जो होगा वो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। बात समझ में आया? जैसे आप क्या करो, आप बॉल को ऐसे, हम जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो बॉल को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल में फेंकते हैं, तो देखो उस केस में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई फोर्स लगेगा क्या, एक्सटर्नल नहीं लगेगा। अरे वर्टिकल डाउनवर्ड क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इवन दो वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा वो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजर्व। हम बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे इस पे आप, ठीक है। तो हम यहाँ एक और पॉइंट लिखेंगे नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, इफ सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, देन क्या हो जाएगा, पी एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल भी क्या होगा, जीरो, बट क्या होगा, पी वाई नॉट इक्वल टू जीरो, पी जेड नॉट इक्वल टू जीरो। आई मीन इससे मालूम चला कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम along x axis is zero, then x component of all linear momentum of the system along all linear momentum of the system will be remain constant। समझ में आया क्या? यदि x एक्सिस के along फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके along linear momentum क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, इवन दो y एक्सिस के along z एक्सिस के along क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आई बात? ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है तुमको। हम इस पे एग्जांपल भी अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे तुमको मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तुम बोलोगे सर आपने ये बताया, देखो ध्यान से, जैसे कि एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आई बात? जैसे इस पे एक एग्जांपल देख सकते हो। अब देखो क्या है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस, ठीक है। एक पार्टिकल है, क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में मैं बता रहा हूं। देखो यहां से हमने क्या किया, देखो ध्यान से, यहां से एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास क्या m है उसको हमने क्या किया, थीटा एंगल पे, ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से क्या फेंका, तो ये यार ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये क्या होगा, इधर स्ट्राइक होगा, ये आपको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। क्या है ये, आपको क्या है मालूम है, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है। अब मैं तुमसे बोलूं, देखो तो तुम जानते हो, मैंने वहां भी बताया था। देखो तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे, हर पॉइंट पे mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे लग रहा है क्या, अरे लग रहा है ना ये g, ठीक है, g डाउनवर्ड लग रहा है। तो मैं बोलूं यहाँ, आपको ही मालूम है कि इस केस में क्या है, इस एग्जाम्पल में क्या है, देखो तो ध्यान से कि fx सिग्मा fx क्या है, जीरो है यार, जीरो है ना, तो px जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या सिग्मा fy जीरो है क्या, नहीं जीरो है ना, इसलिए py जो होगा वो क्या होगा,
कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर mg लग रहा है ना यार, mg लग रहा है, तो mg लगेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा एक्सिस के अलोंग। लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो तो, इनिशियली m v नट cos थीटा, इधर क्या होगा m v नट क्या होगा sin थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि m v नट cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन m v नट साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लग रहा है, और उसके वजह से क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। समझ में आया बात? ये बात आपको समझ में आया कि क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ओवरऑल क्या होगा, कंजर्व होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स लगता है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो उस केस में एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा वो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, तो इस पे जैसे एग्जांपल इस पे हम देख सकते हैं, क्या है, क्या देख सकते हैं, जैसे देखो एक क्या है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया गया, जिसका मास क्या m है, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट किया गया कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, v नेट वेलोसिटी। जब ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ पहुंचा, आई मीन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, कहाँ, यहाँ, यहाँ, तो ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया। क्या हो गया, एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, ये दो पार्ट्स में क्या गया, क्या हुआ, डिवाइड हो गया। क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ समझ में आया ना, क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पहुंचा, ये दो पार्ट्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इस तरह डिवाइड हुआ कि उनके मासेस का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:2 क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 1:2 क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया? तो ये पूछा गया है कि फाइंड द क्या होगा, और लाइटर मास रिट्रेस इट्स पाथ, ये दिया हुआ है। देखो कई तरह से इसमें तुमको क्या है पूछा जा सकता है कि लाइटर मास जो है क्या है, अपने पाथ को क्या रिट्रेस किया, या ये हो सकता है कि लाइट, अब देखो क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हुआ तो एक लाइटर मास जो होगा, मान लो कि हमने यहाँ लाइटर मास क्या माना है, m1 मान लिया, तो m1 जो है वो क्या है, इधर मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? अब कोर्स क्या होगा, m2 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन मैं बोल देता हूं यहाँ, एट देखो, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ projectile explodes into two parts such that a smaller mass retrace its path। ठीक है, समझ में आया ना? देन फाइंड, अब देखो इसी पे बेस्ड है ये, इसलिए मैं बता रहा हूं। देन फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी। अब क्या होगा, हैवियर मास, ऐसे ही बोल सकते हैं। देन क्या होगा, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ, क्या दिया हुआ, हेवियर है ना, हेवियर पार्ट। जस्ट आफ्टर, ये दिया रहेगा कि जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, अब देखो दो चीजें मैं बता रहा हूं तुमको, समझ में आया बात? ये क्या होगा, चलो यहां से ऐसे जाएगा, कुछ होगा, देखो मैं बता रहा हूं, पहले समझना है।
जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या है, देखो यही है ना, दो डायग्राम ड्रॉ कर लो तुम, सबसे अच्छा है इसको समझने के लिए। ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस हुआ, देखो मैंने क्या किया, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, जस्ट बिफोर क्या है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। तो जस्ट बिलो बिफोर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ यही पी आई हो जाएगा यार, पी आई एक्स, यहाँ एक्स कंपोनेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम है, इसका मास हमने क्या मान लिया एम, तो यहाँ भी इसका मास क्या होगा एम, इसका वेलोसिटी क्या है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, वेलोसिटी हमने वी नॉट मान लिया। तो यहाँ पी आई एक्स जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन लिनियर मोमेंटम क्या होगा, एम वी नॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यही होगा, समझ में आया। अब जस्ट क्या है, आफ्टर क्या होगा, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की बात हम करें, यही है, ये मुझे भी मालूम नहीं है कि ये क्या है, ये भी इसमें पूछा जाएगा कि एक यदि रिट्रेस कर रहा है, एक यहाँ आ रहा है तो दूसरा कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर के गिरेगा, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया, ये दिया हुआ है कि ये जस्ट अपना पाथ क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है m1, ठीक है। तो ऑफकोर्स m2 जो होगा वो किधर मूव कर रहा होगा, इधर ही मूव करेगा ना यार। अब इसका वेलोसिटी अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, इसका वेलोसिटी आपने को कैलकुलेट करना है कि जस्ट क्या हुआ, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। ये मान लो कि ये v1 वेलोसिटी से है, ये v2 वेलोसिटी से, ये तो मालूम नहीं है ना। अब देखो ये चीज आपको ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, एक्सटर्नल नहीं लग रहा है ना, अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको PF, क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। देखो ऑलरेडी हमने क्या किया, हम लिख सकते हैं m2 v2 माइनस क्या होगा, m1 v1, समझ में आई बात, अरे यही होगा ना, इधर पॉजिटिव मैंने मान लिया तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मान लिया कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब ऑफकोर्स क्या होगा, ये इसको इनिशियल ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं जाकर के क्या होगा, इधर कहीं क्या होगा, ये इधर गिरेगा, इधर कहीं गिरेगा m2 वाला, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखो अभी यही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, हम लिख सकते हैं कि सिग्मा fx इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो यहाँ क्या होगा, px क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, बाय कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हम लिख सकते हैं m v नॉट cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, m2 v2 माइनस क्या होगा, m1 v1, यही होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। अब वैल्यू रख दो। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है कि रिट्रेस अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। तुम बता सकते हो कि यदि पाथ को रिट्रेस करेगा तो हम क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ तुम, यहां से ऐसे गया और ये ऐसे ही आ रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, रिवर्स हो गया होगा, रिट्रेस कर रहा है, यही आकर के गिर रहा है, इसका मतलब है जिस वेलोसिटी से ये m गया है, ठीक है, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, m1 जो होगा वो क्या होगा, रिक्वाइल किया होगा, आई मीन पीछे आया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब आसानी से तुम बता सकते हो, यहाँ देखो m v नॉट cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m2 v2 माइनस m1 v नॉट क्या हो जाएगा, cos थीटा, उसको इधर लाओ तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, आई मीन v नॉट cos थीटा इंटू m प्लस क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है m1 m2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो यदि मैं मान लूँ, अरे 1/3 दिया हुआ है ना m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू x
m2 इज इक्वल टू क्या होगा 3x। वैल्यू रख दो यहाँ, ठीक है, सही है क्या? ये सही है, दोनों को डिवाइड करके, लेकिन मुझे m के टर्म में लिखना चाहिए ना, है ना? तो कैसे लिखे बताओ तुम लोग? m के टर्म में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, अब देखो आ जाएगा, x का वैल्यू भी आ जाएगा। देखो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है m, यहाँ वैल्यू रख दो यार, तो 4x इज इक्वल टू m, तो x इज इक्वल टू क्या होगा m बाई क्या हो गया 4। तो समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ, m1 इज इक्वल टू क्या हुआ x, आई मीन m1 इज इक्वल टू क्या हुआ m बाई 4, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m बाई क्या हो जाएगा 4। समझ में आया? यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा v नॉट cos थीटा इंटू, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 5m अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा 3m v2 अपॉन क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू ठीक है, v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v नॉट cos थीटा, 5 v नॉट cos थीटा बाई क्या हो जाएगा 3। समझ में आई बात? इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ से एक और क्वेश्चन है, यहाँ क्या होगा यदि ये दिया होता, तुम देखना ध्यान से, अब ये पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में, देखो मैं बता रहा हूं कि क्या और पूछा जा सकता है तुमसे। इफ लाइटर पार्टिकल देखो, अब इसी में क्या पूछा जाएगा तुमसे, इफ लाइटर पार्टिकल क्या होगा, इफ, नोट में देखो यही लिख देता हूं, इफ अ लाइटर पार्टिकल fall vertically down, ठीक है, just after explosion, then देखो यहाँ दो क्वेश्चन बता देता हूं तुमको, देन ये में देखो क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्या होगा हेवियर पार्टिकल, ठीक है, पोजीशन अब क्या होगा, पोजीशन एट विच heavier particle will hit the ground। अब यहाँ ये भी पूछा जाएगा, हिट द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ क्या होगा प्रोजेक्शन। ये HC वर्मा में भी क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप का, ठीक है, समझ में आया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को? पहले पार्ट है, पहला पार्ट जो हमने बताया था उसी में हमने लिखा इफ लाइटर पार्टिकल, ये क्वेश्चन लिख लो, नोट में नहीं लिख करके इसको क्वेश्चन सेकंड लिख लो, एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि देखो क्या है कि जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, प्रीवियस प्रॉब्लम तुमको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया हो, ऐसे जाएगा यार, यदि एक्सप्लोड नहीं हुआ होता तो ऐसे ही मूव करता ना यार, ये थीटा एंगल हो गया, इसको हमने वी नॉट से फेंक दिया, ठीक है। जस्ट बिफोर, यहाँ की बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर कोलिजन, सॉरी जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन क्या है, यहाँ वेलोसिटी क्या है या लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m v नॉट cos थीटा, अरे यही मैक्सिमम हाइट पे है। अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो कि जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर, दो डायग्राम ड्रॉ कर लो हमेशा, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, और यहां क्या होगा
जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। यदि देखो एक्सप्लोज नहीं हुआ हो तो कहां जाकर के स्ट्राइक करता है, यहाँ। ये कितना होता है तुमको मालूम है, दिस विल भी क्या होगा, रेंज ओ ए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये अब मैं यहाँ डॉट डॉट दिखा रहा हूं, यहां जाकर के क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ और लाइटर जो है ये M1 है, M1 इक्वल टू क्या है, M/4, ये यही गिर गया यहाँ आकर के। तो ऑफकोर्स जो हैवियर होगा वो क्या होगा, इधर कहीं जाकर के क्या होगा, इधर उसका कुछ वेलोसिटी होगा और वो क्या होगा, जाकर के इधर कहीं यहाँ क्या होगा, स्ट्राइक करेगा इधर। यहाँ कौन गिरेगा, देखो ये M1 गिरेगा यहाँ, और यहाँ क्या होगा, M2 गिरेगा, कितना है 3M बाई क्या है, समझ में आया ना। कहाँ स्ट्राइक, इनिशियल पाथ बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन नहीं होता तो पाथ कौन सा होता है, ये वाला होता प्रोजेक्टाइल। लेकिन क्या होगा, यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। पार्टिकल क्या हुआ, फटा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद एक पार्ट जो है जिसका मास क्या है, M1 है, वो यही गिर गया। तो पूछा गया है कि M2 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने डिस्टेंस पे जाकर के स्ट्राइक करेगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसको यदि मैं V2 मान लूं। तो सिंपल लॉजिक है, क्या बता सकते हो, लॉजिक क्या है, सिंपल। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, देखो PIX इज इक्वल टू क्या होगा, PFX। PIX क्या होगा, बिफोर एक्सप्लोजन क्या है, MV0 cos थीटा है, यहाँ आफ्टर एक्सप्लोजन लिखते हैं ना, जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। ये क्या हो जाएगा, MV0 क्या होगा, cos थीटा, ठीक है। जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, देखो M2 किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, M2 V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, MV0 cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, बताओ, M2, और M2 का वैल्यू मालूम है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4V0 cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, 3, यही होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन, किसका, हैवियर पार्टिकल का क्या है, वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से इवन दो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इंडिविजुअल सिस्टम का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। आई मीन जितना पहले था उतना ही क्या होगा, बाद में रहेगा। समझ में आया ना। तो ये आपको हमने टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर दिया, और उसे अपने को मैंने लिखा PIX इज इक्वल टू क्या होगा, PFX, आई मीन एक्स कंपोनेंट इनिशियल जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर। अब मैंने इसका नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये रिलीज किया गया है, और कुछ वेलोसिटी से भी यदि फॉल हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, और फाइनली आंसर आ गया। अब ये कहां जाकर के लैंड करेगा, तो इसको दो तरह से देखो, इसको यदि मुझे वेलोसिटी मालूम चल गया तो ये कहां जाकर के लैंड कर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन, कि बिल्डिंग से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, तो कहां जाकर के बिल्डिंग के बॉटम से कहां जाकर के स्ट्राइक करेगा, ये टाइप का क्वेश्चन। लेकिन अपने को सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करना। अब मैं ये बता रहा हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्या मैंने बताया, सिग्मा एक्स क्या हुआ, 0 हो गया, सिग्मा एक्स 0 हो गया, तो VCOM का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा XCOM जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में जो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 m1, इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन जो xi है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये विल बी इक्वल टू क्या होगा, xf।
अब यदि एक्सप्लोज नहीं हुआ होता तो सेंटर ऑफ मास, देखो तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, इसी पाथ पे क्या होगा, मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इधर मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ, इन दोनों का। इवन दो इनिशियल क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल इधर उधर मूव करेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो क्या होगा, यही होगा। सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा क्या होगा, इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ XCOM कितना हो जाएगा, देखो तो ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा रेंज। ठीक है, ये इधर ये R/2 हो जाएगा। इसको यदि मैं कुछ मान लूँ, यहाँ से X मान लूँ, ठीक है, X मान लूँ, तो आप लिख सकते हो, बता सकते हो। देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या होगा, बताओ। अरे XI क्या हुआ, इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, R साइन थीटा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन क्या होगा, M1 प्लस M2। यहाँ से तुम V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी। ये बात समझ में आया, मैंने क्या लिखा, अरे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमने क्या बताया था कि जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट जो कभी चेंज नहीं होगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। इसलिए क्या हो रहा है, चेंज इन द सेंस जैसे पहले था, ऐसे मत बोलो कि एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज नहीं हुआ, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो इनिशियल पाथ क्या है, यही है ना। इवन दो ये पार्टिकल यहाँ फॉल हो रहा है, दूसरा यहाँ फॉल हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, इसी पैराबोलिक ओरिजिनल पाथ को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां से तुम बता सकते हो ये R/2 हो गया, तो M/4, ठीक है, इंटू क्या होगा R/2 प्लस M3M/4 x डिवाइडेड बाई x2, x हमने ले लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, m हो जाएगा यार, ये कैंसिल कर दो, r यहाँ से तुम देखोगे ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो m, ठीक है, सिंपल ये क्या हो जाएगा, r माइनस ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, R/2 नहीं क्या होगा, R/ क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 3/4x। यहाँ से तुमको मालूम चल जाएगा। एक प्रॉब्लम यार ये पूछा जाता है एक्सप्लोजन वाला, तो यहाँ से देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी तुमको क्या हुआ मालूम चल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 7R/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4x। ये 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 7R अपॉन क्या हो गया 6। आई मीन यहाँ से, ठीक है, कहाँ गिरेगा वो, 7R/ क्या होगा 6 पे गिरेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछा गया है, तो हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आई मीन x0 लिख दें, तो क्या होगा r प्लस क्या लिखेंगे, 7R/ क्या होगा 6, ये कितना हो जाएगा 13R/ क्या हो जाएगा 6x0। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, एक्सप्लोजन का क्या है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या होगा, एक्सप्लोजन में हमेशा क्या करना है, टोटल मोमेंटम भी हमको क्या करना है, कंजर्व कर देना है। इवन तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन होता है। जैसे कि एग्जांपल और देख लो तुम, इसको फिर से देख लेना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है या फायर क्रैकर है जिसका मास क्या m है, ये अभी इनिशियली क्या है, जस्ट बिफोर की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन। अब ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ, और ये क्या हुआ, 3 पार्ट्स में, एक पार्ट इधर चला गया, ये m1 मान लो v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, एक इधर आ जाएगा m2 v2 वेलोसिटी से, एक इधर जा रहा है m3 v3 वेलोसिटी से। ठीक है, फायर क्रैकर है जिसका मास क्या m है, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ये क्वेश्चन इसमें मैं पूछता हूं, तुम लोग से बताना,
अब देखो जस्ट बिफोर क्या है, कोई देखो जो एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन में क्या होगा, इंटरनल फोर्स लगता है, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, या यूं बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में इंटरनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। इंपल्सिव फोर्स बहुत, एक्सप्लोसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ देखो जस्ट बिफोर क्या है, पी आई 0 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ देखो पी एफ यदि मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस क्या लिखेंगे, m2 v2 प्लस क्या लिखेंगे, m3 v3। ठीक है, और के ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ठीक है, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस m3 v3 स्क्वायर। ठीक है, तुम देख रहा है यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, के ई आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, के ई एफ, आई मीन क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो वैलिड नहीं होगा एक्सप्लोजन में। लेकिन एक्सप्लोजन में क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यहाँ नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो पी आई इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो तुम कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम तो 0 है यार, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है क्या है, रेस्ट में है। तो हम बोल सकते हैं कि m1 v1 प्लस क्या होगा, m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ से तुम ये भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड वगैरह भी ले सकते हो। जो अब ये देखो क्या इसमें ट्रिक क्या है कि 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। मान लो कि पूछा जाए कि v1 फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, if v1 is calculated, is to be calculated, देखो ध्यान से, कैलकुलेटेड, तो हम क्या करेंगे, जिसको कैलकुलेट करना है उसको एक तरफ ले जाओ, तो क्या लिखेंगे, m2 v2 प्लस क्या होगा, m3 v3 इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, m1 v1। अब मॉड ले लो यार, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, उसके बाद तुम आसानी से बता सकते हो, यहाँ फार्मूला यूज करो, यहाँ से v1 तुमको आसानी से मिल जाएगा। यदि तुमको क्या करना है, v2 कैलकुलेट करना है, तो m2 v2 को दूसरी तरफ ले जाओ इक्वल के, और m1 v1, और इनके बीच एंगल दिया रहेगा, यहाँ कुछ तो एंगल दिया रहेगा, तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, वैल्यू यहाँ से v1 v2 v3 का तुम कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, देखो मैं बता दूं कि m2 v2 का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा, m3 v3 का मॉड, एंड सो ऑन। ऐसे हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन से रिलेटेड बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं, तुम कोई भी बुक देखोगे तो तुमको मिलेगा, इसलिए आप इस पे क्या करना, प्रैक्टिस करना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बताएंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप इवन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, आई मीन रेडियो एक्टिविटी, तो वहाँ भी उसका यूज होता है, तो उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इस पार्ट में बस इतना ही, इसके आगे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम देखेंगे। ओके, थैंक यू।